नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। आज हम बात करेंगे कि धान की रोपाई से पूर्व जो धान की नर्सरी है वो किस प्रकार तैयार की जाए, कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है और खेत की तैयारी, क्यारियों की तैयारी और नर्सरी बोते समय बेसल डोज में क्या क्या डालना है, बीजों को किन किन रसायनों के द्वारा बीजोपचारित करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और अन्य किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें। मई महीने से धान की तैयारी शुरू हो जाती है। जब धान की बुवाई की जाती है तो उससे लगभग 1 से 1.5 महीने पूर्व धान की नर्सरी तैयार की जाती है। तो धान की जो नर्सरी है वो किस प्रकार तैयार करें, नर्सरी में रोग एवं कीटों से किस प्रकार छुटकारा पाएं, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। धान की अच्छी पैदावार के लिए दोमट एवं जीवांश युक्त भूमि का चयन करना चाहिए। ऐसी जो मिट्टी होती है उसमें बीजों का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है और जो दोमट मिट्टी होती है, जीवांश युक्त मिट्टी होती है, उसमें जो पानी की सोखने की क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और जो नर्सरी है उसको हमेशा बेड पर बोना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत सारे किसान भाई समतल ज़मीन में नर्सरी तैयार कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अत्यधिक बारिश होने से या फिर सिंचाई के समय ज़्यादा पानी लगने से हमारी जो पौध है वो नष्ट हो जाती है। तो किसान भाइयों ये ज़रूर ध्यान रखें कि नर्सरी बेड पर ही तैयार की जाए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए धान की जो पौध के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो ये तो हुई नर्सरी संबंधी बातें कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितनी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। इसके बाद भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी की बात की जाए तो मई माह में जिस खेत में हमें नर्सरी तैयार करनी होती है उस खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। उसके पश्चात खेतों में गोबर की सड़ी गली खाद बिछा देनी चाहिए। फिर खेतों को 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे हमारी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए। और जब खेत तैयार हो जाए तो 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद एक्स्ट्रा खाद के रूप में डालनी होती है। खेतों को समतल करने के बाद 1 से 1.5 मीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची जरूरत के अनुसार लंबाई की क्यारियां तैयार करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 1000 वर्ग मीटर जो बेड होता है वो पर्याप्त होता है। किसान चाहे तो इन बेड़ों की संख्या को घटा और बढ़ा भी सकता है, क्योंकि हमारे भारत में जो जोत का आकार है वो छोटा बड़ा है। कहीं तो जो जोत का आकार है वो बहुत छोटा है और कहीं बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से क्यारियों की या बेड़ों की संख्या को घटा बढ़ा सकता है। जो बेड की लंबाई है वो अधिकतम 8 से 10 फीट ही रखी जाए, क्योंकि जब हमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है तो उस समय जो कम लंबाई वाले बेड होते हैं उनमें सिंचाई की सुविधा अच्छी हो जाती है। हर जुताई के बाद पाटा जरूर चला देना चाहिए, डेले फोड़ देने चाहिए, जिससे हमारे जो नर्सरी है उसके जो बीज हैं, हमने धान के बीज डाले हुए हैं, उनके ऊपर अगर कोई डेला आ जाता है तो जर्मिनेशन जो रेशो होता है वो घट जाता है। और जब बेड तैयार किए जाएं तो जुताई में नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा डाल देनी चाहिए। आधी मात्रा से मतलब हुआ जब हमारी पौध उग के तैयार हो जाए, नर्सरी तैयार हो जाए, उस समय नाइट्रोजन की मात्रा की जरूरत पड़ती है तो उसी समय आधी मात्रा तब दी जाती है। नर्सरी बुवाई का समय देश के विभिन्न हिस्सों में वहाँ की जलवायु के अनुसार तय किया जाता है। नर्सरी के लिए मध्यम या देर या अगेती
जो किस्में होती हैं उनके आधार पर तय किया जाता है। सामान्यतः मई के अंतिम सप्ताह और जून के प्रथम सप्ताह तक किसान भाइयों को जो धान की नर्सरी है वो बो देनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब बारिश का मौसम आ रहा होता है तो उस समय तक हमारी जो नर्सरी है वो तैयार हो जानी चाहिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी अपने खेतों में ट्रांसप्लांट कर सकें। बीजों को बोने से पहले बीजों को बीजोपचारित जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नर्सरी होती है उसमें बहुत सारे रोग एवं कीटों का भी आने का चांसेस बना रहता है। तो इसके लिए बीजों को बीजोपचारित जरूर कर लेना चाहिए। बीज उपचार के लिए किसी भी फफूंदीनाशक जैसे कैप्टान, थायरम, मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम, जो भी ये जो हमारे द्वारा बताए हुए फंजीसाइड हैं, 20 से 30 ग्राम प्रति किलो बीजों के हिसाब से बीजोपचारित करना चाहिए। पौधों को अंगमारी से बचाने के लिए 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 45 लीटर पानी में मिलाकर बीजों को 12 घंटे के लिए भिगो देना चाहिए। उसके बाद बीजों को दोबारा से सुखा लेना है। किसान भाइयों, अगर किसान बीजों को कम समय तक भिगोता है तो जो दवा होती है उसकी कोटिंग बीजों पर अच्छी तरह से नहीं हो पाती। बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए और पौधों की बढ़वार तेज करने के लिए 400 मिलीलीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड व 40 लीटर पानी के घोल में 30 से 35 किलोग्राम बीजों को भिगोकर 8 से 10 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद फिर सुखा देना है। जो ये हमारे द्वारा बताया हुआ बीजोपचार है ये जरूर करना चाहिए, जिससे किसी भी हानि का सामना हमें ना करना पड़े। धान की नर्सरी में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। ये जो मेरे द्वारा बताई हुई जो मात्रा है वो 1 हेक्टेयर नर्सरी जो हमने तैयार की है उसके लिए ये मात्राएं बताई जा रही हैं। ट्राइकोडर्मा का छिड़काव भी एक बार कर देना चाहिए, और ये जो ट्राइकोडर्मा का छिड़काव है वो नर्सरी लगाने के 10 से 15 दिन के अंदर ही कर देना चाहिए। बुवाई के 10 से 15 दिनों के पश्चात अपनी नर्सरी को कीट एवं रोगों से बचाव के लिए जो एक धान का सबसे खतरनाक रोग होता है जिसको खैरा रोग के नाम से जाना जाता है, उसके लिए किसान भाइयों को 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया के साथ 1000 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के बाद स्प्रे करना है। और दूसरा जो स्प्रे है वो 20 दिन पश्चात। ये लगातार 2 स्प्रे हो जाते हैं, जिससे हमारी जो नर्सरी तैयार की है उसमें खैरा रोग नहीं आता। एक रोग होता है सफ़ेदा रोग। सफ़ेदा रोग के नियंत्रण के लिए 4 किलो फेरस सल्फेट को 20 किलो यूरिया के साथ मिलाकर और वही स्प्रे के माध्यम से स्प्रे करना है। एक रोग और होता है इसका झोंका रोग। झोंका रोग की रोकथाम के लिए किसान भाइयों को 500 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% WP, जो WP होती है वो उसकी मात्रा के हिसाब से होती है कि जो हमने दवाएं बताई हुई है वो कितनी पावरफुल होती है, प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। भूरा धब्बा रोग जो होता है उसके लिए 2 किलोग्राम मैंकोजेब 75 WP प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। नर्सरी में लगने वाले कीटों से बचाव के लिए 1.25 लीटर क्लोरपायरीफॉस या 20 EC में जो आता है उसका स्प्रे करना चाहिए। नर्सरी का तापक्रम कम अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो कम करने के लिए किसान भाइयों को समय समय पर अपनी नर्सरी में पानी देते रहना चाहिए, क्योंकि मई और जून के माह में जो तापमान होता है वो चरम सीमा पे होता है। अगर किसान तापमान को कम नहीं करेगा तो जो हमारे बीज जर्मिनेट हो रहे होते हैं उनके खत्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो किसान भाइयों पानी का समय समय पर ध्यान रखना है। और जब हमने नर्सरी बोई है तो उसी समय मैंने बोला था कि पानी की उचित निकास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जून के अंतिम सप्ताह में या 15 जून के बाद जब हमारे यहाँ मानसूनी बारिश हो रही होती है तो उस समय अत्यधिक बारिश होने पर किसान भाइयों को पानी के निकास की उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए, या फिर जहाँ हमने नर्सरी बोई हुई है
उस जगह पर जो हमारे बेड हैं उनको ढकने की उचित व्यवस्था जरूर कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की। तो किसान भाइयों, किसी भी फसल को बोने से पूर्व उन्नत किस्मों की जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे उत्पादन में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो उन्नत किस्मों की, और दूसरी जो हमारे द्वारा खाद और उर्वरक दिए जा रहे हैं उनकी होती है। तो खाद उर्वरक तो बाद में जब हम खेत की तैयारी करेंगे, पौध को ट्रांसप्लांट करने से पहले हमारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। आज हम बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में, क्योंकि जब किसान नर्सरी लगा रहा होता है तो उसी समय उन्नत किस्मों का चयन बहुत जरूरी होता है। तो चलिए किसान भाई, देखते हैं कि धान की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जो किसान को बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, किस्मों का चयन करने से पहले ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ऐसी किस्मों का चयन करें जिनका उत्पादन तो बेहतर हो, साथ ही उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और दूसरा किसी न किसी रोग के प्रति रेसिस्टेंट हो। जैसे किसी धान की ऐसी किस्म हो जो खैरा रोग जो होता है उसके प्रति रेसिस्टेंट हो। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें खैरा रोग ना आता हो, और आता भी हो तो ना के बराबर। तो ऐसी किस्मों का चयन जरूर करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, किसान पर दोहरी मार देने का सबसे बड़ा कारण ये रोग होते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम इसी प्रकार की जो किस्में हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हमने जो वैरायटी नंबर 1 पर रखी हुई है वो वैरायटी है पूसा बासमती 1121। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है और ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा निकाली गई वैरायटी है। किसान भाइयों, जो वैरायटी कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा निकाली हुई होती हैं उनमें एक खासियत तो होती है, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं पूरी जांच परख के उस वैरायटी को किसानों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके दाने की बात की जाए तो इसका जो दाना है वो लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर लंबाई का होता है, चमकदार भी होता है। और किसान भाइयों, ये जो किस्म है ये काफ़ी पॉपुलर किस्म है। दूसरी किस्म की बात की जाए तो पूसा बासमती 1718, यह किस्म 2019 में ICAR के द्वारा विकसित की गई, और यह जो किस्म है बहुत ही अच्छी किस्म है। जो हमने पहले जो किस्म बताई थी उसकी तुलना में उत्पादन थोड़ा कम है, लेकिन यह जो वैरायटी है ये रोग के प्रति रेसिस्टेंट है। इसमें 1-2 रोग ऐसे हैं जो इस वैरायटी में नहीं लगते। और तीसरे नंबर पर जो किस्म रखी हुई है वो है 1509, यानी पूसा बासमती 159। यह जो वैरायटी है ये 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देने की क्षमता रखती है। चौथे नंबर की जो किस्म है वो PR 126 है। किसान भाइयों, ये जो किस्म है इसकी जो खासियत है वो जो लीफ लाइट जो रोग होता है उसके प्रति सहनशील है। इस किस्म में ये रोग नहीं लगता। अंत में जो किस्म है वो PR 127, ये बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ हैं। किसान भाइयों, इनका सिलेक्शन करें। और हमारे द्वारा जो वैरायटी बताई हुई है ये रिसर्च सेंटर द्वारा रिसर्च की गई वैरायटी है। किसान भाइयों, अगर इसी प्रकार की अदर वैरायटियाँ अगर मार्केट में उपलब्ध हों तो किसान भाई उनका भी चयन कर सकता है। चयन करने से पहले बीजों की जांच परख जरूर कर लें। और किसान भाइयों, ये जरूर ध्यान रखें कि धान की नर्सरी लगाने से पहले बीजों को नमक के पानी में डालकर ये जरूर देख लें कि बीज जो छिलका है वो अलग हो जाए, और जो खोखले दाने होते हैं, कमजोर बीज होते हैं, वो पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगते हैं, उनको निकाल कर अलग कर दें, जिससे हमारे द्वारा जो नर्सरी बोई हुई होती है उसमें बीजों का जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसी तरह से नर्सरी को बोना चाहिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान साथियों तक भेजना ना भूलें। धन्यवाद।